तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था घटना चक्र पूर्वावलोकन के अगले अध्याय में हम नागरिकता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का ही नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ व राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म द्वारा। दूसरा, रक्त संबंधी या वंशक्रम द्वारा। तीसरा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा। चौथा, देशीकरण द्वारा। और पांचवा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा और यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा, सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें हमारा पहला एवं दूसरा कथन सही है। किसी अन्य देश के नागरिक के विवाह करने व सरकार की आलोचना करने से नागरिकता परित्याग नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ व राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से दो अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार हमारा पहला कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार किसी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीत पूर्ण दर्शित किया हो, या उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, तथा वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर्ह नहीं है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहर्ह हैं। एक, अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती
जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या पितामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। चौथा, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा, कुछ शर्तों के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों से जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें हमारा पहला कथन सही है, शेष दूसरा और तीसरा कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I में नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371D, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H तथा गोवा 371I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 तंत्र, संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता एकल है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन सही मेल नहीं खाता। नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 11 के तहत भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 11 दिसंबर 2019। अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किए गए? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 11 दिसंबर 2019। तो नागरिकता से संबंधित चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अगला अध्याय मूल अधिकार से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वालों लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्ति का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है।
परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका विरोध किया जाता है। इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा अथवा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला, यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पहला, चौथा और पांचवा, क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों को महत्व को समझा था। स्वतंत्रता उपरांत संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंधित है, न कि अधिकारों से। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकार, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 व 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। भारत में मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति ही हैं। जहां तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार तथा भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक।
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, ये हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। अगले प्रश्न को देखते हैं, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 13, 14, 15, 16। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अविहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है।
तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकप दो राय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 15(5) के तहत। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े SC या ST हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4). भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) व 16(6) के माध्यम से EWS यानी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, आर्थिक समानता। विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 के तहत सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 के तहत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 के तहत 16 के तहत अवसर की समानता मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीब, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी तथा समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 व 16
को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद व अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल 17। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था करता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, समता का अधिकार, क्योंकि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक शामिल है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अंत करता है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण नियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए तथा कथन आर को कथन का कारण का प्रश्न है। आइए कथन पढ़ते हैं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण, अस्पृश्यता का चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही मेल नहीं खाता है। अगर समता के अधिकार पर देखें तो 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और एक प्रकार से देखें तो भारत और विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार पर देखें तो हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि 15, 16, 19 और 29, 30 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 1919 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1919 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें भी हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, तो यह आज़ादी अनुच्छेद 19(1) में निहित है। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी का में विशेष रूप से उपबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता व अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अवांछनीय आलोचना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों अथवा अदालत की अवमानना या मानहानि किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश की यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कहीं भी तथा कहीं भी जाने का, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, का अधिकार प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 तथा 3।
चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 व 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एकांतता का अधिकार। गोविंद सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह व अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणावाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण के अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इस स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैरों में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21 व भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मृत्युदंड। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21, 20 के साथ अनुच्छेद 19
भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान ने के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके तहत संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में उल्लिखित वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, लेकिन यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा का अधिकार। 60वां क्वेश्चन, कथन 1, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, यह एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है, जो प्रजातांत्रिक समाज में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? पहला, मानव देह का व्यापार व बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पहला और चौथा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया है, जबकि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है? तो ऐसा निषेध पूर्ण निषेध है। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध यानी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है।
इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24, हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 24। ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा सही होगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकेगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के किसी विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतीक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किए जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22(2) यह गलत है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बिना बताए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 3 माह। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे के 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यह निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। अगला प्रश्न, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 3 माह तक। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा कथन, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, तो इसमें हमारा केवल कथन 2 सही है, बी ऑप्शन सही होगा।
पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा यह 1894 कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर यथा परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी की विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो, कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंकरोधी गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम UAPA के तहत सजा याफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते। कथन 2 सही है क्योंकि कारागार और उसमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला कथन, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा कथन। चौथा कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार व राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार आर्टिकल 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण शामिल है। धर्म परिवर्तन का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत स्थित धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 पारसियों को हिंदू शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 2 ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन व सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पहला, चौथा और पांचवा, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहले ये संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम का प्रतिबंध सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये गलत है। इसमें हमारा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अल्पसंख्यकों को शिक्षा की
संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 31 नहीं, अनुच्छेद 30 होगा। बाकी सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 30। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, न्यायपालिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसमें भी हमारा सी ऑप्शन सही होगा, उच्चतम न्यायालय। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, यह भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षक भारतीय न्यायपालिका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। व्याख्या इसकी देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो इसके सिवा मैं किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट यानी प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कार्पस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 व 21 का आपातकाल की घोषणा काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण रिट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, हैबियस कार्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सुमेलित कीजिए।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हमें शरीर चाहिए, सशरीर उपस्थिति की मांग। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी अधीनस्थ न्यायालय का लेख से संबंधित है। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश, बी कमांड। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध के लिए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है। इस प्रकार विकल्प ई सही होना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मैंडमस यानी परमादेश। व्याख्या देखते हैं। मैंडमस परमादेश का आशय यह है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उसे कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मैंडमस यानी परमादेश कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1) और अनुच्छेद 31(1). तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 16(2), तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प से मिलान होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर भी अनुच्छेद 29(2), तो इसमें हमारा चौथा बिंदु से मिलान होगा। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य में सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सी में तीसरा होगा। अनुच्छेद 30(1), सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे भाषा के, धर्म के आधार पर हों, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1), तो इसमें हमारा पहला होगा, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में तीसरा, डी में पहला। एक बार पुनः देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(2), किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2), किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 30(1), सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर
अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण। इसकी व्याख्या देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें ए उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद 26 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 29 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो यह केशवानंद भारती केस के बाद निर्णय हुआ। मूल ढांचे का सिद्धांत, तो यह मिनर्वा मिल केस में दिया गया। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो यह संविधान के अनुच्छेद 23 से संबंधित है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात सन 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में अब निर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद व सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूलाधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूंकि वर्तमान में केशवानंद बनाम केरल राज्य के वाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित है जो प्राप्त है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मूल अधिकारों के संबंधित निर्णय के कालानुक्रम इस प्रकार हैं। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य सन 1950 में, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सन 1967 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ सन 1980 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदावाद के अध्याय 4 संपत्ति के अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया। इसकी अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना,
के अनुसार किसी व्यक्ति की उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक को प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है, तो इसमें हमारा सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा, वैधानिक या कानूनी अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन 1, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें हमारा कथन दूसरा केवल सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इसे संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार रूप में प्रतिस्थापित किया गया। संविधान का 44वां संशोधन 1978 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 44वें। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्न में से किस अधिकार को हटा दिया गया है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस संविधान संशोधन ने नागरिकों के संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित कर दिया गया, तो सी ऑप्शन सही होगा। 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। संपत्ति का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। विरोध का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो इसमें भी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। समानावास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में उद्धृत है, जबकि समान आवास का अधिकार उद्धृत नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म का पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेख किया गया है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) में सन्निहित माना है।
अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसमें हमारा तीनों कथन सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 सही हैं। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वातंत्र्य का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उसे राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं किंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों यानी विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसमें हमारा अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21 का, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19 और 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि शेष अन्य अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। निम्नांकित में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में है। शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 इच्छा का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। शेष अन्य अधिकार सभी को प्राप्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? पहला कथन, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन कर सकता है।
भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तीसरा, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा। दूसरा कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपर्युक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता था। यह प्रावधान भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करना भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो यह भारत के संविधान में भी दिया गया है। 10 सितंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी उल्लेख है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यह कथन अर्नेस्ट बार्कर का है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के 2 चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्मविश्वास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों के विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन है। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। व्याख्या देखते हैं। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा और मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूत यानी गारंटी है, अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंतर्गत लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार का है, जहां 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम घटना चक्र के राज्य के नीति निदेशक के तत्व का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।